नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं राकेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल मंजिल विद मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अपना मैट्रिक्स टॉपिक चल रहा था जिसका बेसिक अपन ने जाना। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स लिखते कैसे हैं, मैट्रिक्स का नोटेशन क्या होता है और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स की कोटि क्या बोलते हैं हिंदी में जिसको कहूं तो मैं, उन चीजों के बारे में अपन ने जाना और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसका अगला भाग आज अपन शुरू करेंगे और इसमें भी आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से देखेंगे, सारी चीजें समझेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे तो 100% आपको समझ आएगा। तो बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ आउट मार्क्स के लिए एक छोटी से छोटी चीज को अपन ध्यान में रखते हुए, उसके कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए अपन आगे का काम शुरू करते हैं। आओ बच्चों, आज एक हेडिंग है मेरे सामने कि इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों? इक्वल मैट्रिक्स जिसको अपन हिंदी में ये बोलते हैं समान आव्यूह। समान आव्यूह किसको बोलेंगे प्यारे बच्चों? दो मैट्रिक्स समान कब कहलाएंगे? इसके लिए अपन देखते हैं सबसे पहले उन मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समान होना चाहिए, मतलब कि आव्यूह की कोटि समान हो। यदि पहला मैट्रिक्स आपका 2/3 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी आपका 2/3 का ही होगा। बहुत बढ़िया। उससे अगली बात, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब संगत अवयव मैं जिसको बोल सकता हूं वो उसके सेम होने चाहिए। बढ़िया बात। अब देखो, मैंने आपको कहा कि मान लो मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है कि 1 2 3 4, तो ये किसके इक्वल कहलाएगा? 1 2 3 4 के इक्वल कहलाएगा। ये दोनों मैट्रिक्स तो बेटा आपस में बराबर है। देखो, इसका A11 एलिमेंट A11 के इक्वल है, A12 का एलिमेंट A12 के इक्वल है, A21 का एलिमेंट A21 के इक्वल है और A22 का एलिमेंट A22 एलिमेंट के इक्वल है। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में समान हो गए। अच्छा, इसी के आगे मैं एक एग्जांपल देता हूं, 1 2 3 4 और 1 2 1 4। क्या ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है? नहीं, ये मैट्रिक्स बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A11 बराबर है, A12 बराबर है, लेकिन A21 बराबर नहीं है। संगत अवयव का मतलब यही हुआ कि पहला अवयव पहले के बराबर हो, दूसरा दूसरे के बराबर हो, दूसरी पंक्ति का पहला दूसरी पंक्ति के पहले अवयव के बराबर हो, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव के बराबर हो। समझ आई बात? अब इसी में मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, वो किस टाइप का क्वेश्चन है? मेरे से दे दिया 2 3 0 1 और आगे दे दिया ABCD। बताओ कि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो आप ABCD की वैल्यू फाइंड करो। समझ आ रही है बात? तो इसमें पहला एलिमेंट पहले के ही बराबर, यानी A की वैल्यू होगी आपकी 2, दूसरा दूसरे के बराबर, B की वैल्यू होगी 3, C की वैल्यू होगी 0 और D की वैल्यू होगी 1। ये होता है सर, ऐसे फाइंड करते हैं अपन। दो मैट्रिक्स इक्वल देके आपसे अननोन वैल्यू पूछता है जिसको अपन फाइंड इजीली कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि दो मैट्रिक्स बराबर कब होंगे? जब उनकी कोटि बराबर होगी और उनके संगत अवयव कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे, तब उन दोनों मैट्रिक्स को अपन क्या बोल पाएंगे? इक्वल मैट्रिक्स बोल पाएंगे। शाबाश।
अब आगे अपन 3.1 का बेसिक ही देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स में किस किस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, उन चीजों के बारे में देखते हैं। आओ, पहला दे रखा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब हो जाता है बेटा स्तंभ आव्यूह, और स्तंभ आव्यूह नाम से पता चल रहा है कि स्तंभ आव्यूह अपन किसको बोल पाएंगे। स्तंभ आव्यूह का मतलब, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब जिसमें कॉलम एक ही होगा। शाबाश, मैंने कहा कि 1 2, इसमें पंक्तियां तो 2 है लेकिन स्तंभ एक ही है, तो ये बेटा कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसी में मैं लिख दूं 2 3 1, तो ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स हो गया। मेरा कहने का मतलब आपके सामने यूं था कि उसमें स्तंभ एक ही होगा, पंक्तियां चाहे जितनी होंगी। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये m क्रॉस 1 का जो मैट्रिक्स होगा, यानी जिसमें स्तंभ एक होगा और पंक्तियों की संख्या m होगी, वहां आप क्या कह दोगे कि ये सर आपका स्तंभ मैट्रिक्स हो गया। समझ आ गई कि नहीं आ गई? या मैं इसको ये लिखूं कि a इक्वल्स टू a i j और m क्रॉस n, ऐसा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दी गई है, और ये कह दे कि इसमें आप स्तंभ मैट्रिक्स किसको बोलोगे, तो यहां अपन ये दे देंगे कि भाई n की वैल्यू हमें 1 चाहिए, दैट्स ऑल। n की वैल्यू 1 आ जाती है तो ये मेरा स्तंभ मैट्रिक्स बन जाता है। बहुत बढ़िया। अगली बात मैं करूं, अगला दे दिया आपको रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब हो गया बेटा पंक्ति आव्यूह। अब इसमें भी बात से समझ आ रहा है कि जिसमें एक ही पंक्ति होगी। एक ही पंक्ति का मतलब 1 2, ये मैट्रिक्स जिसमें 1/2 का है, ये मैट्रिक्स 1 2 3, मतलब ये 1/3 का मैट्रिक्स है, यानी जिसमें पंक्ति या रो एक होनी चाहिए, वो वाला मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा? पंक्ति आव्यूह कहलाएगा या रो मैट्रिक्स कहलाएगा। या मैंने आपको वापस वही बात बता देनी कि यदि मैं ऐसा लिखूं 1 क्रॉस n, ऐसा लिखा जाए, तो यहां यदि उसकी पंक्तियों की संख्या 1 है, इसका मतलब वो आपका रो मैट्रिक्स हो गया। वही बात यदि मैं b इक्वल्स टू लिखूं a i j और ये m क्रॉस n है, तो यहां यदि n की वैल्यू 1 आ जाती है, सॉरी m की वैल्यू, यदि m की वैल्यू 1 आ जाती है तो उसको अपने रो मैट्रिक्स बोल देंगे या पंक्ति आव्यूह बोल देंगे। बहुत ही बढ़िया। अगला अपन आगे बढ़े तो ये क्या दे दिया आपको? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ सर, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब हो गया सर कि वो वाला मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। या मैं ऐसे इसको लिखूं कि C इक्वल्स टू a i j m क्रॉस n, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगा? जब इसमें m की वैल्यू n के इक्वल हो जाए। जब इसमें m की वैल्यू n के इक्वल हो जाए। समझ आ गई कि नहीं आ गई मेरी बात? बहुत ही बढ़िया। मैं बोल दूं कि सर ओनली 2 है, तो ये 1 क्रॉस 1 का मतलब इसमें एक ही पंक्ति एक ही स्तंभ। मैंने यहां बोल दिया 1 2 0 1, तो ये 2/2 का मैट्रिक्स बन गया। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैंने बोल दिया सर 0 1 2 2 1 0 0 0 1, ये 3/3 का मैट्रिक्स, और ये भी आपका क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। बहुत ही शानदार। उसके बाद आता है क्या कि डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को अपन बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा आपका विकर्ण आव्यूह। अच्छा, विकर्ण आव्यूह का मतलब क्या हुआ? कि वो वाला स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके
फर्स्ट विकर्ण या फर्स्ट डायगोनल के अवयवों को छोड़कर बाकी सारे अवयव जीरो हो। समझ आ रही है बात? देखते हैं मामला। मैंने कहा सर डी इक्वल्स टू मैं लिख दूं ए आई जे और ये बन जाता है एफ का एम क्रॉस एन। तो ये विकर्ण अवयव कब कहलाएगा? जब इसकी पहली शर्त तो एम बराबर एन, यानी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एक बात। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि जब आई और जे की वैल्यू इक्वल होगी, आई और जे का मतलब आई किसको बताता है? रो को बताता है। जे किसको बताता है? कॉलम को बताता है। यानी जब आई और जे, आई की वैल्यू 1 रखूंगा, जे की वैल्यू 1 रखूंगा, ये नॉट इक्वल 0। और जब आई और जे इक्वल नहीं हो तब ये 0 हो जाए। वो वाला मैट्रिक्स किस में आ जाता है? आपका विकर्ण मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स में आ जाता है। बहुत ही बढ़िया। कैसे? मैं इसको ये लिख दूं कि 1 0 0 0 2 0 0 0 3 ये हो गया सर। अब इसमें देखो फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स जो आपके सामने हैं वो नॉन जीरो हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो है। एम क्रॉस एन की जगह अपन ने यहां लिख दिया 3/3 का। तो सबसे पहली बात तो इसमें पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या बराबर होगी। जहां आई और जे इक्वल होगा वहां नॉन जीरो एलिमेंट। अच्छा, इसको मैं दूसरे तरीके में 2/2 में लिखो तो 1 0 0 2, ये लो सर ये 2/2 में हो जाएगा। और ये यदि मैं यहां ओनली 1 लिख दूं तो ये सर 1/1 में भी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा आपका। बहुत बढ़िया। ये बात भी समझ आई कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है जिसमें फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अगला आ गया अपने पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह का मतलब ये हुआ सर ये विकर्ण मैट्रिक्स का एक प्रकार मान सकते हैं। कैसे? विकर्ण मैट्रिक्स कब होगा? जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहा होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। एक बात क्लियर हो गई। अगली बात कि जिसमें फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हो और बाकी सारे एलिमेंट से जीरो हो, वो वाला विकर्ण हो गया। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा? मैं लिख दूं कि E इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन का कोई मैट्रिक्स हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स कब बनेगा सर? सबसे पहली कंडीशन ये स्क्वायर होना चाहिए, यानी एम क्रॉस एन, सॉरी एम की वैल्यू एन की वैल्यू के इक्वल होगी। नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एक बात तो ये हो गई। अगली बात मैंने ये कहा सर जब आई और जे की वैल्यू इक्वल हो तो सर वो होना चाहिए के, वेयर के इज कांस्टेंट। कि आई और जे की वैल्यू जब इक्वल होगी उन सारे के सारे एलिमेंट्स वो इक्वल होंगे, तो वो वाली वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी? के। और इस के को मैं नाम दे देता हूं कांस्टेंट, कि ये सर एक कांस्टेंट होगा। एक बात, जब आई और जे की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तो वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कहने का मतलब सर ये था कि मैंने लिख दिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये 3/3 का मैट्रिक्स सबसे पहली कंडीशन पूरी कर रहा है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स। एक बात पूरी हो गई। सेकंड बात करेगी जब आई और जे इक्वल हो। आई और जे का मतलब जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे की वैल्यू 1, यानी A11 A22 A33, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। यही मैंने यहां लिखा है। ये लो सर ये तीनों सेम है। ये वाली बात भी समझ आ गई। मैं इसका एक और टाइप आपको लिख देता हूं कि -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3, ये भी 3/3 का है। इसके फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट क्या हैं?
-3, बाकी सारे 0 है। समझ आ गई सर? मैंने लिखा सर -2 0 0 -2, ये सर 2/2 का स्केलर मैट्रिक्स है, और 2 ये 1/1 का स्केलर मैट्रिक्स है। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी कि ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक अगला पार्ट मान सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स ये कहता है कि उसमें फर्स्ट डायगोनल का एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी सारे जीरो। ये कहता है फर्स्ट डायगोनल का एलिमेंट इक्वल और बाकी सारे जीरो। ठीक बात है सर। अगली एक बात, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब तत्समक अवयव, और इसको बेटा अपन पूरे चैप्टर में आई से डिनोट करेंगे। इसका बहुत यूज है अपने सामने, बहुत यूज है। अपन हर जगह इसका यूज लेते हुए आएंगे। बाकी सारे अपने इतने यूज नहीं आते जितने आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज आ रहा है इस मैट्रिक्स टॉपिक में एनसीईआरटी के। बेटा इसको मैं लिख दूं कि ये आपका एफ एक मैट्रिक्स है और ए आई जे और एम क्रॉस एन का कोई मैट्रिक्स है। कंडीशन वही लगेगी सर। क्या इसकी कंडीशन ये होगी कि सबसे पहली कंडीशन m इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के। एक कंडीशन मुझे समझ आती है। दूसरी कंडीशन कि इसमें जब i और j इक्वल होंगे तो सर वो 1 होने चाहिए। समझ आ गई कि नहीं आ गई? कि जब i और j की वैल्यू a11, a22, a33 ये क्या होने चाहिए? 1 होना चाहिए। अगली कंडीशन कि जब i और j नॉट इक्वल हो तो वो सारे के सारे क्या हो? 0। तो वो वाला मैट्रिक्स आपका क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे मैंने लिख दिया सर 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 1/1 का है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। फिर मैंने कहा सर 1 0 0 1, तो ये भी आपका 2/2 का बन जाए। और अगला मैं एक बोलूं आपको कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा आइडेंटिटी। और इसको यदि मैं यहां थोड़ा सा आई लिख दूं ज्यादा बढ़िया लगेगा। आई इक्वल्स टू ये वाला मैट्रिक्स, क्योंकि अपन आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। मुझसे वो कहेगा 2 ऑर्डर का, 2 कोटि का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैं सर ये लेके आऊंगा। ऑर्डर 2 बोलते ही मैं 1 0 0 1 पे आ जाऊंगा। ऑर्डर 3 बोलते ही मैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1 पे आ जाऊंगा। उम्मीद करता हूं ये बात अच्छे से अपने को समझ आई है। फिर मैंने अगला टाइप देख लेना इसका। अगला टाइप कौन है? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब शून्य अवयव। समझ आ गई कि नहीं आ गई? और मैंने कहा सर ये एक मैट्रिक्स है, इसको मैं एफ लिख देता हूं, ए आई जे एम क्रॉस एन। तो इसके सारे आई इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू, आई इक्वल्स टू 0, जे इक्वल्स टू 0, ज्यादा बेहतर ये होगा। इसमें सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो अच्छा, इसको भी मैंने एफ ना लिख के सॉरी ओ से डिनोट कर दूंगा, ज्यादा बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि इसको अपन ओ से लिखते हैं, ओ इक्वल्स टू ए आई जे। मैंने आपको बोल दिया 0 0 0 0 ये शून्य मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये शून्य मैट्रिक्स। बस शून्य मैट्रिक्स का नाम ही शून्य मैट्रिक्स है, तो फिर रह क्या गया? देखो मैंने कहा कि अब तक अपन ने क्या पढ़ा? मैंने कहा सबसे पहले पढ़ा सर अपन ने कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ अवयव, जिसमें स्तंभों की संख्या 1 होगी, n इक्वल्स टू 1। दूसरा अपन ने पढ़ा सर रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 होगी, m इक्वल्स टू 1। तीसरा अपन ने पढ़ा सर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हुआ?
स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, वो स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथा अपन ने पढ़ा सर डायगोनल मैट्रिक्स, चौथा अपन ने पढ़ दिया डायगोनल मैट्रिक्स। और ये क्या था कि जिसमें फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो, बाकी सारे जीरो। फिर अपन ने इसके बाद पढ़ा सर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या था? स्केलर मैट्रिक्स ये था कि जिसमें वो वाला डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट इक्वल होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे। वेरी गुड। उसके बाद अपन ने पढ़ लिया सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा सर? जिसके फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे? 1, बाकी सारे के सारे जीरो। ये तीनों डायगोनल के ये दोनों प्रकार बोल सकता हूं कि इसमें भी वही बात कहते हैं, फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो और वो इक्वल भी होने चाहिए। और इसमें कहते हैं फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट 1, बाकी सारे के जीरो होने चाहिए। और लास्ट टाइप अपन ने पढ़ लिया जीरो मैट्रिक्स, यानी जिसके सभी के सभी एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे। उम्मीद करता हूं बेटा अच्छे से समझ आया होगा। और इससे पहले अपन ने एक बात पढ़ी थी इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो जाएंगे? जब उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना, इक्वल मैट्रिक्स पर आपसे 1 नंबर का सवाल एनसीईआरटी बोर्ड में पूछ लिया जाता है, चाहे वो एमसीक्यू में आ जाए, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाए, चाहे वो 1 मार्क्स में आ जाए, शॉर्ट टाइप वाले में। इक्वल मैट्रिक्स पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग बार। चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। देखो ये दे रखा, क्या दे दिया कि ये वाला मैट्रिक्स उस वाले मैट्रिक्स के इक्वल है, तो आप इसमें ए बी सी एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू बताओ। आराम से बता देंगे कि ये आपका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल, यानी x + 3 = 0, तो x = हो गया -3। समझ आता है सर? z + 4 = 6 के, तो ये लो सर z + 4 = 6, तो z की वैल्यू बन गई आपकी 2। ये भी समझ आती है। फिर आ गया सर 2y - 7 = 3y - 2 के। ये भी समझ आ रहा है कि ये y वाली इधर लाओगे तो क्या बनेगा? माइनस का y, और ये उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा +5, तो y की वैल्यू आपके सामने आ गई -5। और इसके बाद a - 1 की वैल्यू है -3 के इक्वल। ये लो सर a - 1 - 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। फिर क्या आता है इधर से? ये 0, ये 2c + 2, तो 2c + 2 = 0, तो 2c = -2 और c की वैल्यू -1। और इसके बाद b - 3 = 2b + 4, b - 3 = 2b + 4। b उस साइड ट्रांसफर किया तो b, और इस साइड ट्रांसफर किया तो -7, यानी b की वैल्यू -7, a की वैल्यू -2, c की वैल्यू -1, y की वैल्यू -5, z की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -3। बात समझ आई कि नहीं आई? आराम से फाइंड होने वाले हैं, बस कंपैरिजन करते जाओ। एक बात का खास तौर से ध्यान रखेंगे कि यदि यहां x आए तो x है यहां, और चाहे यहां और चाहे यहां हो, 2 जगह रिपीट हो, 3 जगह रिपीट हो, 5 जगह रिपीट हो, इस मैट्रिक्स के लिए x की सभी जगह वैल्यू सेम होगी, y की सभी वैल्यू सेम होगी। यह चीज अपने को थोड़ी सी के ध्यान में रखनी है। यदि ऐसा नहीं होता, x की वैल्यू सेम नहीं आती, तो उस कंडीशन में सर अपन ये बोल देंगे कि इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करी जा सकती। क्यों? क्योंकि दो मैट्रिक्स यदि बराबर हैं तो उनमें सारी x के आने वाली सभी वैल्यू सेम होंगी, y की सारी वैल्यू सेम होंगी, मतलब जितनी जगह भी आएगा सब जगह क्या होगा? सेम होगा। आगे चलते हैं।
आगे भी सेम ही दे दिया। क्या दिया सर कि ये दोनों इक्वल हैं 2a प्लस बी, यहां दे दिया 4। मैं ये लिख दूं सर 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4। फिर a माइनस 2b, a माइनस 2b इक्वल्स टू -3, ये भी समझ आता है। 5c माइनस डी, 5c माइनस डी इक्वल्स टू आ गया 11, और 4c प्लस 3d ये आ गया सर 24। समझ आ गई कि नहीं आ गई? यदि मैं इसको ढंग से लिखूं तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे दूं, इसको इक्वेशन सेकंड दे दूं, और यहां मैं एक वर्ड लिख सकता हूं कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि अपन जिसका नाम लेते हैं, उस मेथड से इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व किया जा सकता है। कैसे? मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं और इसको देखो। अब क्या बना कि इन दोनों इक्वेशन को यदि मैं सोल्व करने बैठूं तो क्या बन जाएगा? इससे इन दोनों में चाहे मैं ए की वैल्यू सेम कर लूं, चाहे मैं बी की वैल्यू सेम कर लूं, मुझे ऐसे लगा कि मुझे बी की वैल्यू सेम करनी चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या बन जाएगा? 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 8। ये बन जाएगा a माइनस 2b इक्वल्स टू -3। दोनों को ऐड करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5a इक्वल्स टू 5। तो यहां से बेटा a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, और a की वैल्यू आप इनमें से किसी में भी पुट करोगे, जैसे मैं यहां पुट कर देता हूं 1 माइनस 2b इक्वल्स टू -3। तो ये क्या बन जाएगा? ये -3 इस साइड आया था 4, ये उस साइड गया तो 2b, और b इक्वल्स टू 4/2, तो b की वैल्यू आ गई 2। बात समझ आ गई होगी। अब इनमें भी अपन इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, और यदि अपन इन दोनों को भी सेम करें तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्या बन जाएगा सर? 15c माइनस 3d इक्वल्स टू 33। ये बन जाएगा 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24। दोनों को यहां भी यदि मैं ऐड करता हूं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 19c इक्वल्स टू 57, और c की वैल्यू आ गई सर 57 डिवाइड बाई 19, तो c आ गया आपका सर 3। और c की वैल्यू किसी भी में पुट कर दो, जैसे मैं सेकंड इस फोर्थ में कर दूं तो 4 इंटू 3 प्लस 3d इक्वल्स टू 24। क्या बन जाएगा सर? 12 प्लस 3d इक्वल्स टू 24, और 3d की वैल्यू आ गई सर 12, तो d की वैल्यू क्या बन जाएगी? 12/3, यानी d की वैल्यू बन गई 4। समझ आई कि नहीं आई? इस टाइप से ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इजीली लिख सकते हो कि a की वैल्यू 1i, b की वैल्यू 2i, c की वैल्यू 3i, d की वैल्यू 4i। दैट्स ऑल। समझ आ गई कि नहीं आ गई? इजीली कर सकते हो। मैंने तो आपको समझाने के तौर पे थोड़ा सा स्लो चलाऊं, बाकी आप सेल्फ यदि इसको सोल्व करने बैठेंगे तो ये मान लो कि विद इन 30 to 45 सेकेंड में इसको सोल्व कर लोगे। आगे का क्वेश्चन, ये तो बहुत छोटा सा आ गया। बात वही है कि दो मैट्रिक्स आपके इक्वल हैं, तो इसमें y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 3, सॉरी y की 4 है। तो ये बन जाएगा आपका x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4 और z इक्वल्स टू 3। दैट्स ऑल। हो गया सोल्व। आई बात समझ? और इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो क्या है? ये देखो, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन लग रहा है, इस पे देखते हैं अपन आराम से। मैंने कहा कि इसको यदि आप कंपेयर करोगे तो ये बन गया सर आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और यहां x और y की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? x y इक्वल्स टू 8। तो अब इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या देखना। z की वैल्यू में कोई ज्यादा इजी हार्ड काम है नहीं। z वाला तो यदि मैं, सॉरी
जेड वाला तो यदि मैं साइड में करूंगा ना 5 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, तो यहां से जेड की वैल्यू डायरेक्ट 0 आ गई। लेकिन एक्स प्लस वाई की वैल्यू अलग दे रखी है, एक्स वाई की वैल्यू अलग दे रखी है। तो मैं इससे यदि मैं वाई की वैल्यू आपसे फाइंड कर लूं या यहां से करके इसमें पुट कर दूं, ज्यादा इजी हो जाएगा, या इससे करके इसमें पुट करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं आएगा। मैंने ये दे दिया कि सर ये 6 माइनस एक्स होगी, और ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं तो क्या बनेगा, देखो x इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 बन गया। अंदर मल्टीप्लाई करोगे 6x माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 8। इन सारों की वैल्यू उधर शिफ्ट करोगे आप तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इन सभी को मैंने उधर कर दिया। ये आपके पास द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको अपन इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्या बनेगा सर, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इन फर्स्ट वाले दो में से यदि आप x कॉमन लोगे तो x माइनस 4, आगे वाले में माइनस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। फिर पूरे में से यदि आप x माइनस 4 लेते हो तो यह बन जाता है x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आइदर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू 4 आती है, और x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, 2। बात समझ आ रही है। अब मैंने ये कहा कि आपने इसको यदि मैं इक्वेशन देता तो ये आपकी फर्स्ट हो जाती, ये आपकी सेकंड हो जाती, ये थर्ड हो जाती, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखो कि मैं ये x की वैल्यू यदि इसमें पुट करता हूं कि इफ x इक्वल्स टू 4 देन y इक्वल्स टू 6 माइनस 4 यानी 2, एंड इफ x इक्वल्स टू 2 देन y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ आया होगा, जिसको आप इजीली देख सकते हैं। पूरी चीजों को आपके सामने डिस्क्राइब किया गया, बहुत ही बढ़िया। अगला, शाबाश, ये फिर क्या बन जाता है आपका, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9। यहां से x प्लस से z इक्वल्स टू क्या बन जाता है, 5, और यहां से y प्लस जेड इक्वल्स टू क्या बन जाता है, इसको दे दो मैं इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया आपका थर्ड। मैंने यहां ये लिख देना कि बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी सेकंड या फर्स्ट एंड थर्ड भी लिखोगे तो कोई इश्यू नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड से भी कर लोगे कि इन दोनों में से मैं ये y प्लस जेड की वैल्यू यहां कितनी है, 7, जो मैं यदि इसमें पुट कर दूं तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये बात भी ठीक है। और वैल्यू ऑफ x से पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो मैं यदि x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखूं तो क्या बन जाएगा, 2 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, और यहां से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ये लो सर, अब z की वैल्यू x और y की दोनों की वैल्यू, x और z की वैल्यू दोनों यदि आप फर्स्ट में रखोगे तो y की आ जाएगी, और यदि ओनली y की वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड, और यहां से क्या बनेगा, y की वैल्यू, y की तो फाइंड करनी है अपने को, z की वैल्यू लिखनी है भाई। ये लो सर z, तो आपके पास बन गया आपका ये y प्लस 3 इक्वल्स टू 7, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाती है, यहां से y की वैल्यू आपके सामने क्या बन जाएगी, 4। उम्मीद करता हूं बेहतरीन समझ आया होगा कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। आप चेक कर सकते हो भाई, x 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, तीनों को ऐड करने पे 9 आ रहा है। और
x प्लस जेड 2 प्लस 3 ये आपके पास 5 आ रहा है, और y प्लस जेड 4 प्लस 3 ये आपके साथ 7 आ रहा है। बात समझाई कि नहीं आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें यहां भी सेम आ रहा है सर। a माइनस बी की वैल्यू आपके सामने -1 आ रही है, और 2a माइनस बी 2a माइनस बी ये आपके पास 0 आ रही है। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। मैंने ये कहा कि यदि मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके, या इसमें तो b की कोफिशिएंट सेम है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस प्लस माइनस, ये तो हो गया -a, ये कैंसिल आउट इक्वल्स टू -1। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई सर? 1। बात समझाई कि नहीं आई? कि -2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का a, -1 -0 ये हो गया माइनस का 1। तो -a इक्वल्स टू -1 था, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1। और a की वैल्यू यदि आप इसमें पुट करते हो तो 1 माइनस बी इक्वल्स टू -1, माइनस बी उधर शिफ्ट हुआ, 1 इधर शिफ्ट हुआ, तो b की वैल्यू आ जाती है आपके सामने 2। इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्या दे रखा है इसने कि 2a प्लस सी 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, और ये क्या है? 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, और a की वैल्यू आपके पास 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5। तो यहां से c की वैल्यू क्या आ जाती है? 3। फिर दे रखा आपको 3c प्लस डी इक्वल्स टू दे रखी है आपको 13, तो c की वैल्यू पुट करो, 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल्स टू 13, और यहां से d की वैल्यू आती है 13 माइनस 9 यानी कि 4। ये आपके सामने a, b, c और d की वैल्यू इजीली आ गई। मैं कह रहा हूं इनको एक बार खुद से सोल्व करके देखोगे, सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। और यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, तो अपने को इनको हल्के में नहीं लेना है। फिर क्या बात है, एक सवाल बहुत अच्छा पूछा है, देखो, a इक्वल्स टू ए आई जे m इक्वल्स टू n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, कि यदि एक ऐसा कोई एक मैट्रिक्स है और वो स्क्वायर या वर्ग मैट्रिक्स कब कहलाएगा? अपने बात करी थी आराम से कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। ये बात अपने अभी थोड़ी देर पहले अपने डिस्कस करके आए हैं। देखो डायरेक्ट उसी पे क्वेश्चन पूछ लिया। ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स वो कब बना कि जब ऐसा कोई मैट्रिक्स आपके सामने आ जाए और उसमें आप स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर कर देते हो, तो वो वाला क्या बन जाता है आपका? स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत ही शानदार। तो इसमें तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एकदम इजीली डायरेक्ट आंसर आपके सामने आ गया। ये लो सर कि क्या बन जाएगा? m की वैल्यू n के इक्वल होगी, वो वाला मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। शाबाश, आगे चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है? अच्छा, ये फिर से एक मैट्रिक्स इक्वल दे दिए और ये पूछ लिया कि इसमें किन मानों के लिए ये युग्म समान है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट करता हूं, अपन जहां से मैट्रिक्स इक्वल है वहीं से रख लेते हैं इजीली। शाबाश। अब देखो, मुझे ये बोला कि यहां 3x प्लस 1 3x प्लस 7 इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 0। तो यहां से 3x इक्वल्स टू क्या हो गया? -7। x की वैल्यू क्या आ गई? -7/3। बढ़िया। फिर ये दे दिया आपको y -2 इक्वल्स टू 5। तो यहां से y की वैल्यू क्या बनी सर? 7। फिर इसमें दे दिया y प्लस 1 इक्वल्स टू क्या बन गई? 8।
तो y की वैल्यू क्या बनी सर, 1 उधर गया तो 7, बहुत अच्छे। फिर इसके बाद 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x इक्वल्स टू 4, तो ये माइनस का 3x उधर गया, 4 इधर आया, तो 2 माइनस 4 इक्वल्स टू 3x, और x इक्वल्स टू -2/3 आ गया। ओहो, ये क्या हो गया, यहां x की वैल्यू -7/3 और यहां -2/3, कौन सी माने भाई? एक बच्चा कहता है मैं ये मानूंगा, एक कहता है मैं ये मानूंगा। मैंने आपको क्या कहा था कि यदि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इन दोनों में आने वाले x की जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी समान होंगी, चाहे x 2 जगह हो, चाहे x 4 जगह हो, चाहे वो x सारे एलिमेंट्स में हो, क्या होगा, समान होगा। तो भाई साहब आपके सामने क्या दे रखा है ये, इसका मतलब ये तो संभव नहीं है, x जितनी जगह होगा वो सभी जगह समान वैल्यू आपको देगा। और y, हां y की चलने वाली वैल्यू है कि y यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, ये वैलिड है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन x की वैल्यू ये, तो इसका मतलब अपन इसको क्या बोलेंगे, फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है सर, ज्ञात करना संभव ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया। अगला क्या दे रहा है सर, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1, 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1। एंट्री प्रविष्टि कहने का मतलब 3x3 का एक मैट्रिक्स पूछा है अपने से, और उसका एवरी एलिमेंट क्या हो, या तो वो 0 हो और या वो 1 हो, या तो वो 0 हो या वो 1 हो, ऐसी कंडीशन। भाई मैं ऐसे बोल दूं कि 1 0 0 0 0 0 0 0 0, क्या ये मैट्रिक्स वैलिड है? बिल्कुल, कि इसमें सारी या 0 या 1 है। मैंने ऐसे भी दे दिया 1 1 1 1 1 1 1 1 1, क्या ये बिल्कुल ये भी है कि 0 या 1 दोनों में से कोई एलिमेंट आए। फिर यहां मैंने दे दिया 0 0 1 0 0 0 1 1 1, ये बिल्कुल ये भी चलेगा। इस टाइप के कुल कितने मैट्रिसेज बन सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैंने कहा देखते हैं भाई, 3x3 का है मतलब इसमें एक 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 ऐसे मैट्रिक्स बनने वाले हैं, ये 3x3 का मैट्रिक्स है। तो मैंने कहा कि ये पहले में या तो 0 आएगा या 1 आएगा, दूसरे में या 0 या 1, या 0 या 1, 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 कहने का मतलब ये आने चाहिए। बेटा अपन ने 11th क्लास का जो 7th टॉपिक था, जो आजकल शायद 6 हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ऐसी चीजें अपन ने पढ़ी है कि पहली स्थान पे फिल होने के कितने तरीके, 2, दूसरे पे 2, तीसरे पे 2, चौथे पे 2, पांचवां 2, छठा 2, सातवां 2, आठवां 2, नौवां, यानी सब जगह इसको भी 0 या 1 कोई दो में से एक ही भरा जाएगा, 0 या 1 कोई दो में से एक ही भरा जाएगा, 0 या 1 कोई दो में से एक ही भरा जाएगा। ऐसे करते करते इन 9 प्लेसेस को फिल करने के कुल अपने पास कितने मेथड बन जाते हैं, 2 to the power 9, और 2 to the power 9 की वैल्यू क्या होती है, 512 है क्या इसके ऑप्शन में, ये रहा 512। उम्मीद करता हूं बेहतरीन समझ आया होगा ये 3.1, और इसके एग्जाम्पल में से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिल जाता है आपके एमसीक्यूज में या फिल इन द ब्लैंक्स में, या जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का, वहां जिसमें सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है आपके दो मैट्रिक्स को इक्वल करते हुए
दोनों से अलग अलग वैल्यू आपसे फाइंड करवा ली जाए। तो प्यारे साथियों, ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और जल्दी ही अपन 3.2 जिसमें ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, जिसमें अपन दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे गुणा करते हैं, और वहां गुणा सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ। जय हिंद, धन्यवाद, राम राम।